नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेंदा के उन्नत किस्में और खेती करने का वैज्ञानिक तरीका। तालाबों में मछलियों के अच्छे विकास के लिए आहार प्रबंधन। गेंदा एक खास व लोकप्रिय फूल है जो साल भर आसानी से मिल सकता है। अगर इसके फूल दशहरा और दीपावली के अवसर पर उपलब्ध हो तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और अभी आप इसकी खेती करके गेंदा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए इसकी खेती की उन्नत तकनीक के बारे में जानते हैं उद्यान महाविद्यालय खूंट पानी चाईबासा की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल से। अभी जो है मैरीगोल्ड, जिसको गेंदा फूल बोलते हैं, अंग्रेजी में मैरीगोल्ड बोल रहे हैं, उसको हम खेती करने का बहुत उपयुक्त समय है। और अभी का जो समय है वो है जो बारिश का समय है, ये है मैरीगोल्ड के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय। और साइंटिस्ट बताते हैं कि ये जो मैरीगोल्ड बारिश का सीजन है, सबसे ज़्यादा इसका आय है। भारत में इसकी खेती कहीं भी की जा सकती है। इसकी खेती के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होता है। 14 से 28 डिग्री तापमान फूलों की बढ़ोतरी और गुणवत्ता के लिए अच्छा माना जाता है। मिट्टी, इसके लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी जिसका pH मान 6.5 से 7.5 हो उपयुक्त होती है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें। इसके बाद इसमें 2 क्विंटल गोबर की खाद और 4 क्विंटल नीम की खाली भूमि में अच्छे से मिला दें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं। अब आते हैं इसका जो कितना सार प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का मात्रा चाहिए। और नाइट्रोजन का जो मात्रा है उसको हम 120 केजी प्रति हेक्टर, और ये 50 किलो, बाकी फास्फोरस एंड पोटास को हम प्रयोग करेंगे। तो नाइट्रोजन को जो है पहला 50 केजी, इसका जब हम जमीन को जब बना रहे हैं उसी टाइम में इसको देंगे। और उसके बाद दूसरा 50 किलो जो है इसका ट्रांसप्लांटिंग के बाद, मतलब कियारी में लगा दिए उसके बाद 1 महीने बाद, मतलब टोटली उसका बीज से बुनाई के 2 महीने बाद हम नाइट्रोजन को फिर उसका उपयोग करेंगे। और जो अभी जो मैरीगोल्ड का वैरायटी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है IRA न्यू दिल्ली से जो मिलेगा, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर जो डिपार्टमेंट है वहीं से, वो है पूसा नारंगी गेंदा एंड पूसा बसंती गेंदा। नारंगी जो उसका मतलब ही है कि वो जो है ऑरेंज कलर का फूल है, और बसंती का मतलब पीला कलर का फूल है। वो जो ये दोनों ही अफ्रीकन मैरीगोल्ड का सबसे पॉपुलर वेराइटीज है। इसके अलावा रस्टी रेड बोल के एक वेराइटी है, सुसाना है, वालेंसिया है, जो कि फ्रेंच मैरीगोल्ड का वैरायटी है। तो फ्रेंच मैरीगोल्ड जो है इसमें भी कलर एक्सट्रैक्शन एंड उसके लिए यूज किया जाता है। ये बहुत डार्किश कलर का होता है, इसका डार्क रेड कलर का होता है। उसके बाद जो मैरीगोल्ड है उसका जो सीड रेट है, मतलब कितना बीज लगाएंगे, वो है 1.5 केजी पर हेक्टर। और इसका जो बीज का दाम है वो है 1200 रुपया पर किलो। तो ये जो है इसका जो सीड रेट में इसका बीज को बीजोपचार बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बीजोपचार जरूरी है। बीजोपचार में थीराम हम यूज करेंगे या जीनेब यूज करेंगे, है ना। और जैसे कि अच्छे से सन जाए, है ना। इधर जब भी हम बीजोपचार कर रहे हैं तो हाथ में जरूर ग्लोव्स पहनिए, जो कि मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि नहीं तो वो जो अगर ग्लोव्स नहीं पहनते हैं तो डायरेक्ट आपके हाथ में नाखून में घुस जाता है, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम कर सकता है आपका खान पान के समय। नर्सरी पोत तैयार करना, पहले जमीन को 2% फार्मिलिन से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेते हैं। बीज को कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करनी चाहिए। बुआई के बाद हल्की भुरभुरी गोबर की खाद से ढककर सिंचाई करके सूखे घास से ढक देते हैं ताकि बीजों का अनुकरण अधिक एवं समान हो।
और वहाँ पे आप जब कियारी कर रहे हैं उसके बाद कियारी में 1 महीना रहने के बाद वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो अभी नेक्स्ट मेन फील्ड में जो जाने के लिए वो उपयुक्त है। तो जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उसके लिए एक छोटा छोटा कियारी टाइप का बनाएंगे 5.5 मीटर इंटू 4 मीटर का जो साइज है उसके में। और इसका जो मतलब डिस्टेंस स्पेसिंग जिसको बोलते हैं रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर है। और कहीं कहीं पे 50 सेंटीमीटर भी प्रयोग कर सकते हो, वैरायटी के हिसाब से वो बदलता रहता है। बारिश का सीजन में खरपतवार तो हर जगह ही मतलब आ रहे हैं, तो जो बारिश का सीजन में जो खरपतवार आ रहे हैं उसकी वजह से पहले से फ्लुक्लोरालिन और पेंडिमिथिलिन जो है इसको हम प्रयोग करेंगे। तो उसके वजह से जो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोला जाता है, मतलब पहले से देंगे तो ये 80 दिन तक नहीं आएगा उसमें, मतलब जो खरपतवार है। या फिर मैनुअल मेथड का फॉलो कर सकते हैं अगर उसके बाद आता है, क्योंकि ये जो क्रॉप है 3-4 महीना का क्रॉप है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं मौसम के अनुरूप इसका आहार प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम के साथ मछलियों की खुराक में परिवर्तन होता है, जिसके बारे में अधिकतर किसानों को सही जानकारी नहीं होती, जिससे मछलियों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। इसलिए मछलियों को कब और कितनी मात्रा में आहार देना है इस बारे में जानकारी दे रही है कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर की विषय विशेषज्ञ इप्सिता विश्वास। अच्छा, नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग मत्स्य पालन में आहार प्रबंधन क्यों करें और किस तरह करें इसके बारे में विस्तृत बताएंगे। फिर और हमारे देशों में भी अनेक राज्य में बड़े बड़े पैमानों पे मछली पालन हो रहा है, और इस तहत अगर हम अच्छे से अच्छा प्रबंधन करते हैं आहार की ओर, तो हम लोगों का क्या होगा, कम समय में मछली में अच्छे से अच्छे वृद्धि मिल सकती है। तो वो तभी मिलेगा जब हम सही आहार को सही समय चयन करेंगे। तालाब में प्राकृतिक आहार के लिए गोबर, चूना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग तालाब में मछली डालने से पहले और बाद में किया जाता है। साधारणतः मत्स्य पालन में 2 तरीके का आहार उपलब्ध होता है। एक है प्राकृतिक आहार और दूसरा पूरक आहार। पानी या जलजीव में ज़्यादातर जो नेचुरल जितना भी आहार है वो मिलता है हम लोगों को प्राकृतिक रूप से, जैसे उर्वरक देकर, एक आप अपना जैविक उर्वरक नहीं तो रासायनिक उर्वरक डालकर। अब कैसे इसको हम लोग डालेंगे, हम लोग कच्चे गोबर या गोबर गैस की स्लरी, ये दोनों चीज़ को अगर हम चयन करते हैं, उसको प्रति हेक्टेयर 10 टन अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है प्लवक जन्म लेने के लिए। और साथ ही साथ अगर रासायनिक के बात करें तो यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 और 300 केजी प्रति हेक्टेयर प्रति साल। तो इस हिसाब से हम लोग तीनों चीज़ को चयन करते हैं प्राकृतिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए मछलियों के लिए। देखा गया है कि गोबर गैस की स्लरी कच्चे गोबर से बेहतर प्राकृतिक प्लवक का जन्म देते हैं। प्राकृतिक प्लवक 2 समूह के होता है, एक है वनस्पति और दूसरा जंतु। ये दोनों समूह के जो प्लवक है वो छोटे से छोटे मछली बहुत आसानी से इसको ग्रहण करते हैं और इसको पचन क्षमता भी उसको बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोगों का जो स्पॉन या फ्राई मछली हो इसको आसानी से ग्रहण करने के बाद विकास की ओर ज्यादा वृद्धि मिल जाता है। शुरुआत में गोबर की खाद और चूना डालते हैं और अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब तालाब में प्राकृतिक आहार बनने लगता है तब मत्स्य बीज डाला जाता है। नेक्स्ट, पूरक आहार के लिए जितना भी प्राकृतिक आहार है वो हमेशा वृद्धि के लिए खास नहीं होता है। जब वो प्रौढ़ या प्रजनक मछली की ओर बढ़ता है तो उस समय में हम लोगों को पूरक आहार देना है। जब हम सही मात्रा में पौष्टिक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, उसके बाद गुड़ या मीठा और नमक, ये सब हम सही अनुपात में डालते हैं। मान लीजिए आप 100 किलो की आहार तैयार करते हैं, तब आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल की कन्ना, जिसको हम राइस ब्रैन बोलते हैं, नहीं तो आप गेहूं के चोकर, ये सब आप ले सकते हैं लगभग 45 किलो। और प्रोटीन
सेकंड की ओर पे आप सरसों के खोल 45 किलो, साथ ही साथ हम डालेंगे 6 किलो मछली के चूर मतलब फिश मिल या फिर बोन मिल यानी हड्डी के चूर्ण। ये सब अगर हम मिलाते हैं तो हमारा कितना आ गया 90 और 6 96 किलो। और 2 किलो हम डालेंगे गुड़ और 2 किलो डालेंगे खनिज लवण मतलब विटामिन मिनरल मिक्सचर। इसको पूरा मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको आटे की तरह हम डो बना लेंगे, गूंथ कर इसको गोलाकार बनाएंगे। कभी कभी बहुत सारे किसानों क्या करते हैं, अगर आपके पास अंगुली का मछली है और वो मछली बड़ा बड़ा डेला से मछली ग्रहण नहीं कर पाता है वो आहार, तो हम लोग गुट्टी का जैसे सेवई आप लोग बनाते हैं तो उसको हैंड पेलेटाइजर बोलते हैं। तो वो हैंड पेलेटाइजर के सहारे हम लोग मछली को गुट्टी का बनाकर छोटा छोटा पीस में काट कर उसको हम डाल देते हैं तालाबों में, सुखाकर तालाबों में डाल देते हैं। अब जब हम पूरक और इसके आहार के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारा आप रेडीमेड खाना भी उपलब्ध है बाजार में, जैसे फ्लोटिंग फीड की ओर या सिंकिंग फीड की ओर, कि उसका जो आप जब दाना देते हैं तो वो तभी मतलब बहुत ही आधा घंटा के अंदर ही वो सब नीचे आ जाता है। तो इसी कारण फ्लोटिंग फीड का मतलब थोड़ा महंगा आता है और सिंकिंग फीड की तुलना में। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर RPC AU पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में आसमान में मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर बिहार के जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पिछले 1-2 दिनों में उत्तर बिहार में अच्छी वर्षा हुई है। मौसम पूर्वानुमान की अवधि में वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई धान की रोपाई प्राथमिकता के आधार पर करें। 30 जुलाई से पहले रोपनी संपन्न कर लें। धान की रोपाई के समय उर्वरकों का व्यवहार सदैव मिट्टी जांच के आधार पर करें। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई की 2 से 3 दिन बाद तथा 1 सप्ताह के अंदर ब्यूटाक्लोर 3 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। उचास जमीन में बरसाती सब्जियों जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा की बुआई अविलंब संपन्न करें। गर्मा सब्जियों में नियमित रूप से कीट व्याधियों का निरीक्षण करते रहें। मिर्च का बीज उथली क्यारियों में गिराएं। इसके लिए उन्नत प्रभेद कृष्णा, अर्का, लोहित, ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंजाब लाल, काशी, अनमोल और संकर किस्मों में अर्का श्वेता, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती, काशी तेज अनुशंसित है। उन्नत किस्मों के लिए बीज की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 200 से 300 ग्राम संकर किस्मों के लिए रखें। उचास जमीन में अरहर की बुआई करें। अरहर की उन्नत किस्मों में बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि की बुआई करें। बुआई के ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। सब्जियों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें और लाही, सफेद मक्खी और रस चूसक कीटों की निगरानी करते रहें। इन कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के पौधों की उम्र 10 वर्ष से अधिक हो गई हो, ऐसे बागों में फलों की तुड़ाई होने के बाद अनुशंसित उर्वरकों जैसे 15 से 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 1.25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 से 400 ग्राम फास्फोरस, 1 किलोग्राम पोटास, 50 ग्राम बोरेक्स और 15 से 20 ग्राम थीमेट प्रति पौधा प्रति वर्ष के अनुसार उपयोग करें। केला की रोपाई करें। उत्तर बिहार में लंबी किस्मों के लिए अल्पान, चंपा, कथाली, मालभोग, चिनिया, शक्कर चिनिया, फिया 23 और बौनी एवं खाने वाली किस्मों के लिए ग्रेड नन्हे, रोबस्टा, बसराई, फिया 1 अनुशंसित है। सब्जी वाली किस्मों में बतीसा, सावा, बनकले, कचकले, फिया 3 एवं चकिया अनुशंसित है। लंबी प्रजातियों में पौधा से पौधा की दूरी 2 मीटर है और बौनी प्रजातियों में 1.5 मीटर रखें। अरहर की फसल में वर्षा जल
जमा न होने दें। अरहर की फसल से खरपतवारों को निकालें। इस फसल में पत्ती लपेटने वाले कीट का भी प्रकोप हो सकता है। नियंत्रण के लिए क्विनालफास दवा का छिड़काव करें। पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें। खेतों से लाए गए हरे घास को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर खिलाएं। चारे के लिए बोई गई चरी, मक्का एवं बहु ऋतु जीवी चारा घासों की कटाई करें। पशुओं के रहने के स्थान को सूखा रखने एवं बारिश के पानी से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें, जिससे कि वर्षा ऋतु से ऊपर हुए कीचड़, गर्मी एवं नमी जनित रोगों आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो। पशुओं को संतुलित आहार दें, जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे। मुर्गियों को टेट्रासाइक्लिन पाउडर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर प्रति 100 मुर्गी की दर से दें, जिससे मुर्गियों को सफेद दस्त से बचाया जा सके। पीने के लिए ताज़ा एवं साफ पानी दें। मुर्गियों के रहने के स्थान को बारिश के पानी से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें और उनके रहने के स्थान को सूखा रखने का प्रबंध करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरवारा, जिला दरभंगा के कृषक अनूप सिंह ने। ये मखाना की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनूप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ये जो हमारा मिथिलांचल बल्कि मखाना को बिहार से जोड़ी और बिहार में भी मिथिलांचल से इसको जोड़ना श्रेयस्कर होता है, और जहां हमारे पास जल की उपलब्धता अधिक है, ऐसे में सिर्फ खरीफ के मौसम में धान के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो मखाना जो एक ऐसा विकल्प है जिससे कि हम प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। और चूंकि ये जलीय पौधा होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा कीट व्याधि या बहुत ज़्यादा सस्य क्रियाएं करनी नहीं होती है। तो सामान्यतया जो इसकी पारंपरिक विधि से जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जो हमें पोषक तत्व देना है उसमें हमने यूरिया, DAP वगैरह शुरुआत में ही रोपाई के समय दे दी होगी। रोपाई के बाद फसल की बढ़वार ठीक तरीके से होती रहे, इसके लिए समय समय पर फसल में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। खेत की तैयारी के समय 12 टन गोबर की खाद, 6 क्विंटल महुआ की खली, 7 क्विंटल नीम की खली, 6 क्विंटल करंज की खली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें और रोपाई के बाद 2.5 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम DAP और 1 किलोग्राम पोटाश प्रति कट्ठा की दर से खेत में डालना चाहिए। कुछ किसानों ने आधी डोज उसकी बचा के रख लेते हैं। उम्मीद है कि वह भी उसको प्रयोग कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो 40 किलो के आसपास में यूरिया प्रति एकड़ हमें इसका छिड़काव करना है। दूसरा चीज एक हमें देखना है कि सामान्यतया जो है वो 5 से लेके 7.5 pH के मान के ही जल में इसकी अच्छी उत्पादकता प्राप्त होती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे जल का जो है वह pH मान बना रहे। साफ पानी में जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें इसकी उत्पादकता अच्छी होती है। तो अगर किन्हीं कतिपय कारणों से अगर हमारा पानी गंदा हो गया है तो थोड़ा सा हमें लाइम का उसमें प्रयोग कर देने पे पानी जो है वो साफ हो जाता है और साथ में वो एक तरह से हमें रोग व्याधि से भी बचाता है। तो अमूमन और जो अभी हमारी उन्नत मखाना उत्पादन की तकनीक आई है, पारंपरिक रूप से हम गहरे पानियों में ही इसका तालाबों में इसकी खेती करते थे। मखाना अनुसंधान केंद्र के सहयोग से और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो निचली धान की खेत है उसमें हम मखाना की खेती कर रहे हैं। तो जिसमें हमें 2 फीट से लेके 3 फीट तक, 1.5 से लेके 3 फीट के पानी में मखाना की उत्पादकता अच्छी होती है। जहां पहले पारंपरिक रूप से 20 क्विंटल तक हो पाता था, अब 40 क्विंटल तक पैदावार ले रहे हैं। तो हमें उसके जल स्तर को 2 से 3 फीट तक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। चूंकि ये जलीय होने के कारण इसमें कुछ खरपतवार की संभावना बनी रहती है। तो अगर हमारे खेतों में हमारे जो तालाब हैं उसमें अगर खरपतवार हो गए तो उनको हमें निकाल देना चाहिए। तो मुख्यतः सस्य क्रिया के नाम पे हमें खरपतवार नियंत्रण ही इसमें करना होता है। अक्सर मखाने की खेती में कई प्रकार के खरपतवारों की समस्या रहती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत की तैयारी समय ही 2,4-D3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव कर देना चाहिए।
खड़ी फसल में काई की समस्या से बचने के लिए कॉपर सल्फेट 20 ग्राम को पोटली बनाकर खेत में 5 से 6 जगहों पर डाल दें। इससे हरी काई की समस्या कम होती है। जहां तक रोग व्याधि की बात करें तो 3-4 प्रमुख रोग हैं जो इसमें दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः हम इसमें खरपतवार ये कीटनाशियों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर संभावना दिखती है तो जिस तरह हम खेत की तैयार करते वक्त ही नीम केक का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि उसमें कीट व्याधि कम लगते हैं। अगर हम अभी के समय में देखें तो 3-4 तरह के प्रमुख रोग हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो है जिसमें कि पौधा में गलन आना शुरू होता है, तो ये गलन पौधा, जड़ और पत्ती, फल हर किसी में दिखाई पड़ता है। तो अमूमन हम इसमें या तो ब्लाइटॉक्स का प्रयोग करते हैं या कार्बेंडाजिम या माइकोजेब, डाइथेम 45 जो भी उपलब्ध है, एक फफूंदनाशी का प्रयोग हम 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से इसमें एक छिड़काव की आवश्यकता हमें पड़ती है। उसी प्रकार 2 और प्रमुख दिखता है कि अगर तापमान जब बढ़ता है तो कई बार पत्तियां जो हैं वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, पानी में तैरता हुआ महसूस होता है। या हम फिर ये देखते हैं कि कई बार पत्तियों के ऊपर में छोटे छोटे चित्ती बनते हैं जो कि पूरे पौधे पे फैल जाता है। तो ऐसे में हमें फफूंदनाशी की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम वही डाइथेम 45 या माइकोजेब का प्रयोग करते हैं। कई जगह पे देखा गया है कि एफिड का भी प्रयोग कहीं कहीं पे दिखता है। तो अगर एफिड का प्रकोप अगर आप में है तो 1 ml प्रति लीटर जो है एमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग करते हैं। जड़ बेधक की संभावना रहती है तो जड़ बेधक होने पे कारटाप का प्रयोग हमें करना है। लगभग 1.5 ml प्रति लीटर के दर से हमको इसका प्रयोग करना है। तो एक बार देखा जाता है कई बार कि फल में भी जल छेदक का प्रकोप हो जाने के कारण हमारे पौधे कमजोर हो जाते हैं और फलों की संख्या कम रह जाती है। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।